अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल्ला ख़ान और मैं एक ए लेवल्स का स्टूडेंट हूँ और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4th ओ लेवल्स की गाइड है। जो पहली 3 गाइड है उनके लिए मैं बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। जो सपोर्ट आप लोगों ने दिखाई है, जो मुझे मैसेजेस आए, जो कमेंट्स आए, आई डेंट एक्सपेक्टेड, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बस ये बात है कि यार ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 80% व्यूअर्स जो हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते यार। ये लगे ठीक है, मर्जी है यार, देख लो वीडियोस लेकिन सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्या जाता है। आज जो हम कर रहे हैं गाइड वो है बायोलॉजी 5090 के ऊपर। तो थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। जो ओ लेवल्स की साइंसेज है ना, उनके 3 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो एमसीक्यूज बेस्ड होता है, जो P2 होता है वो होता है थ्योरी बेस्ड, और जो तीसरा पेपर होता है ना वो P4 भी हो सकता है, P6 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। अब ये सिलेबस चेंज के बाद क्या उसका नाम रख दिया इन्होंने। हमारे टाइम पर तो उसका P6 नाम था बायो का। तो वो होता है ATP पेपर, अल्टरनेटिव्स टू प्रैक्टिकल। तो ये 3 पेपर हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर हम कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, कैसे इनको हमने हैंडल करना है ताकि हमारा एक अच्छा ग्रेड आ सके। तो सबसे पहले ऑब्वियसली सब्जेक्ट्स कोई भी हो उसका हमने सोर्स ढूंढना होता है कि अभी पढ़ना कहाँ से। इसके अंदर वेबसाइट्स हैं, हम क्या कहते हैं, जैसे सेव माई एग्जाम्स, वहाँ पर अच्छी खासी रिसोर्सेज हैं। अगर आपने ग्रेड थ्रेशोल्ड्स वगैरह देखने हैं या अपने पास पेपर्स निकालने हैं तो एक वेबसाइट है GCE गाइड, उसके ऊपर काफ़ी सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको ना इंटरनेट आपके पास एक बहुत वाइड एक वो है प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप काफ़ी सारी चीज़ें रिसर्च कर सकते हैं। और इससे मुझे याद है एक बहुत अच्छा सोर्स जो है, जो कि अगर आपके पास कोई मतलब कि प्रॉपर टीचर नहीं है या आपको कोई टॉपिक्स वगैरह नहीं समझ आ रहे हैं तो एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर सायरा के नाम से, और वो बहुत कोई कमाल चैनल है। उसके ऊपर सारा ओ लेवल्स, ए लेवल्स भी इवन कवर हुआ हुआ है। आप यूट्यूब पर सर्च करें डॉक्टर सायरा ओ लेवल्स, कोई भी टॉपिक आगे लिख दें जो आपको नहीं समझ आ रही, और आप वो प्रॉपरली वहाँ से पढ़ सकते हैं। बल्कि जो मैम है उन्होंने जो नया सिलेबस हो गया है बायो का, उसके लिए भी उन्होंने वीडियोस बनाई हुई हैं। तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा। मैं पर्सनली भी डॉक्टर सायरा से पढ़ा हुआ हूँ। जब मैं लाहौर में था तो वहाँ पर डॉक्टर सायरा से पर्सनली भी पढ़ा हुआ हूँ। सो शी इज़ अ वेरी गुड टीचर। तो मैं 100% रिकमेंड करूँगा कि आपको कोई भी टॉपिक में मसला है तो उनकी वीडियोस ज़रूर देखें। बाकी ऑब्वियसली वीडियोस के साथ साथ मैं रिकमेंड करूँगा कि वीडियोस को देख के आप नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि मैं एक बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आप लिखेंगे तो आपको चीज़ याद होगी। आप जहाँ आप चाहे यूट्यूब वीडियो से पढ़ें चाहे आप बुक से पढ़ें। ये वाली बुक मैंने थोड़ी सी इस्तेमाल की थी, ज़्यादा मैं इस्तेमाल नहीं कर सका था क्योंकि पिछले साल हमारे पास टाइम थोड़ा कम था, लेकिन ये बुक अच्छी है। मेरे ख्याल से अब तो वहाँ से ये वाली बुक चल रही है जो नया सिलेबस वाला सीन है। तो बस रिकमेंडेशन ये है कि यार टॉपिक पढ़ो, उसके समरी नोट्स वगैरह बना लो, या क्या कहते हैं कोई भी आपने अच्छे से मतलब कि आपने डायग्राम्स बनाने हैं, आपने जो भी चीज़ें लिखनी है तो नोट ज़रूर बनाओ यार, वो ना आपको आसानी हो जाती है फिर याद करने में चीज़ें। तो ये 3 सोर्सेज हैं, इंटरनेट, आपको चैनल भी बता दिया, बुक्स और नोट्स। तो थिंग्स टू कीप इन माइंड, बायोलॉजी है यार, रट्टा तो लगाना पड़ेगा। इसके अंदर डेफिनेशंस याद करनी पड़ेंगी, डायग्राम्स याद करने पड़ेंगे, हो सकता है एक आधा इक्वेशन भी याद करनी पड़ जाए, तो रट्टा तो लगाना पड़ेगा। ये चीज़ देख लो भाई, बायो में थोड़ा रट्टा होता है क्योंकि आप जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं, ये स्पेसिफिक नाम है, वो तो आप बदल नहीं सकते, तो आपको उसका फिर याद ही करना पड़ता है, उसका कोई और हल होता नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक डेफिनेशन लिस्ट बना लो या बुक में से डेफिनेशंस को हाईलाइट कर लो, क्योंकि वो आपके मुफ्त के नंबर होते हैं, 2-2, 3-3 नंबर के आ जाते हैं आपको P2 के अंदर। तो डेफिनेशंस को ज़रूर याद रखना। उसके अलावा बायो के अंदर आपकी फंडामेंटल्स स्ट्रांग होनी चाहिए। जो बेसिक नॉलेज है ना, अगर आपकी वो स्ट्रांग है ना तो आप फिर काफ़ी अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। और आपकी बेसिक नॉलेज सिर्फ एक ही तरीके से ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, वो है रीडिंग। आप रीडिंग करो, आप क्या कहते हैं आर्टिकल्स पढ़ो किसी भी प्रोसेस के ऊपर, आप वीडियोस देखो, आप एनिमेटेड वीडियोस देखो, तो वो आपको आपका सारा जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है ना वो आपके पक्के हो जाएंगे। तो बायो का स्टडी मेथड क्या है कि इसको पढ़ा कैसे जाए। तो जैसे मैंने पिछले सब्जेक्ट में भी कहा है, मेरी एक बड़ी सिंपल सी वो है सिस्टम है कि मैं टॉपिक वाइज स्टडी पे बिलीव करता हूँ कि आप एक टॉपिक पढ़ें, उसके आप समरी नोट्स बनाएं, समरी नोट्स या प्रॉपर नोट्स या जैसा भी आपने कुछ ना कुछ लिखने उसका निचोड़ निकाल के लिख लें साइड पे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस टॉपिक में से मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो करें। उसके बाद फिर आप उसके क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें, MCQs अटैम्प्ट करें। मैं पहले MCQs रिकमेंड करूँगा क्योंकि MCQs आपको ना काफ़ी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और इजी लगे, शुरू में आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता,
आपने सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ती है, तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काफ़ी अच्छे होते हैं एमसीक्यूज़। उसके बाद मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप P2 स्टाइल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, थ्योरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ताकि आपकी प्रॉपर पॉलिशिंग हो सके उस टॉपिक की। इस तरह करके आप जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सिलेबस के अंदर वो चैप्टर्स करें, और जब आपका सिलेबस एक दफ़ा राउंड लग जाए पूरा इस तरह का कि आपने एमसीक्यूज़ और थ्योरी क्वेश्चंस और प्रॉपर समरी नोट्स हर चैप्टर के बना लिए हैं, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पास पेपर्स के ऊपर जाएँ। और पास पेपर्स इंपॉर्टेंट होते हैं साइंसेज में। ऑब्वियसली अभी भी तो सिलेबस चेंज हुआ हुआ है, तो वो थोड़ा सा शायद इतने इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन वैसे जनरली इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपको एक पेपर के फ्लो में वो ले आते हैं। हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ की बात कर लेते हैं कि एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जो कैम्ब्रिज की आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपको साथ में एक बबल शीट मिलेगी। तो एक रिकमेंडेशन ये है कि जब भी एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करो ना, तो एक बबल शीट, एक टेम्पलेट निकाल लो, इंटरनेट पर टेम्पलेट्स पड़े होते हैं, और काफ़ी सारी बबल शीट्स प्रिंट करा लो, और उसकी आदत डालो कि बबल शीट को भरना कैसे, उसको चेक कैसे करना है कि मैंने सही भरी है या नहीं। उसकी एक और रिकमेंडेशन ये है कि बबल शीट को ना हमेशा एंड के लिए नहीं छोड़ना कि भाई मैं सारे पहले ना पेपर के ऊपर सर्कल कर लेता हूँ फिर एंड में भर दूंगा। इससे ना गलती का बहुत चांस होता है। तो कोशिश ये करना है कि जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आपने बी सेलेक्ट कर लिया, तो बबल शीट पर भी शेड कर दो बी को। क्वेश्चन 2 का आपने ये सिलेक्ट कर दिया, उसको भी उधर शेड कर दो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उसके जो क्वेश्चन नंबर है ना, उसके बाद पेंसिल से एक सर्कल बना दो, ताकि जब आप रिवाइज कर रहे हो या रीचेक कर रहे हो तो आपके दिमाग में हो यार ये वाला थोड़ा मेरा वीक था, इसको थोड़ा फिर से देख लेता हूँ। उसके अलावा एमसीक्यूज़ के अंदर बस गेस गेम होती है थोड़ी सी। अगर आपको एक एमसीक्यू नहीं समझ आ रहा तो एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करें। सबसे पहले जब एमसीक्यू को पढ़ते हैं ना, उसके अंदर एक आधा ऑप्शन तो ऐसा होता है कि आपको पता है 100% कि ये तो होगा ही नहीं, तो उसको रूल आउट कर दें, और आहिस्ता आहिस्ता करके आप अपना बेस्ट गेस बनाएं कि यार ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आखिरी वाला ही होगा। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, और एक बड़ा काम आता है जब आपको कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा आपका कमज़ोर होता है और आपने एमसीक्यू करना होता है। तो आप ये ना देखो कि कौन सा सही है, आप ये देखो कौन सा गलत है, और जो गलत नहीं होगा वही सही होगा। तो इस तरह करके अक्सर एमसीक्यूज़ आपके सही हो जाते हैं। तो अब थ्योरी के ऊपर आते हैं कि थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे अटेम्प्ट किया जाए। अच्छा, एक चीज़ है जो बायो की थ्योरी है, जो दोनों साइंसेस से काफ़ी फ़र्क है। बेसिकली बायो के अंदर ना आपको लिखना पड़ता है, प्रॉपर पैराग्राफ लिखना पड़ता है, और अच्छा खासा लिखना पड़ता है कुछ क्वेश्चंस के लिए। तो लैंग्वेज आपकी इंपॉर्टेंट होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पर भी थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं एक अच्छी लैंग्वेज, अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर से अपनी जो बात कहना चाह रहा हूँ कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बात कर पाऊँ। और आपने अपनी जब आप लिख रहे हैं तो आपने कीवर्ड्स का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर कीवर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। आप जो मार्क्स स्कीम में अक्सर आप देखेंगे उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, इस तरह के टर्म्स हैं, उनके नीचे अंडरलाइन उन्होंने किया होता है। मतलब कि आप जब तक वो लफ्ज़ लिखेंगे नहीं तब तक आपको उस पॉइंट के मार्क्स नहीं मिलेंगे। चाहे आप फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस समझा दें और आपने वर्ड फोटोसिंथेसिस नहीं यूज़ किया ना, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है कि कीवर्ड्स बिल्कुल भी नहीं मिस करने। उसके बाद मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कोशिश किया करें कि जितनी आपको स्पेस दी हुई है ना, उस स्पेस को पूरा यूज़ करें। जितनी आप डिटेल दे सकते हैं, जितने आप पॉइंट्स लिख सकते हैं वो लिखें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है कैम्ब्रिज एग्जाम्स में मोस्टली। तो ये फ़ायदे में ही होगा आपके कि अगर खुदा ना खास्ता 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपने 7 पॉइंट्स लिखती हैं, उनमें से 2 गलत हैं, आपको फिर भी 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप सिर्फ 5 पॉइंट्स ही लिखते हैं और उनमें से एक आधा गलत होता तो आपका नंबर कट जाता। तो इस चीज़ का अपना ख्याल रखना है कि जितना ज़्यादा लिख सकें और पॉइंट्स को पूरा करना ज़रूरी है। ये ATP के अंदर भी मैं यही रिकमेंडेशन दूंगा कि ATP में भी अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत बताना पड़ता है, तो वो भी इसी मेथड से अटेम्प्ट किया करें। जो ATP पेपर है ना, वो मेरे ख्याल से काफ़ी चेंज कर दिए इन्होंने। तो मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक प्रॉपर टिप दे नहीं सकता, प्रॉपर बता नहीं सकता उसका, क्योंकि वो काफ़ी डिफरेंट सा पेपर होता है। उसके अंदर ग्राफ्स का अपने ख्याल रखना होता है, उसके अंदर अपने बायोलॉजिकल ड्राइंग्स का ख्याल रखना होता है। तो बायोलॉजिकल ड्राइंग से थोड़ी बात ये मैं बता देता हूँ कि आपने शेडिंग नहीं करनी, आपने सिर्फ क्या कहते हैं जो उन्होंने कहा हुआ है, जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कि अगर उन्होंने कहा हुआ है कि आपने सिर्फ सेल बनाना है, उसके ऑर्गेनल्स नहीं बनाने, तो आप सिर्फ सेल ही बनाएंगे, उसके अंदर वाली चीज़ें कुछ भी नहीं बनाएंगे। तो आपने उसके इंस्ट्रक्शंस हैं उनको काफ़ी फॉलो करना। उन्होंने अगर कहा हुआ है कि लार्ज डायग्राम बनाए, तो आपने जो उन्होंने इमेज दी हुई है उससे लार्जर बनाएंगे। अगर उन्होंने कहा हुआ है कि सेम साइज़ की बनाए, सेम साइज़ की बनाएंगे। तो मैं ATP के अंदर जनरल टिप या उसको अटैम्प्ट करने का तरीका ये बता सकता हूँ कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो यही बस टिप है ATP की।
तो की टिप्स, तो सबसे पहली टिप ये है कि जो मैंने थोड़ा पहले भी मेंशन किया है, वॉच एनिमेटेड वीडियोस। अब बायोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसको ना सिर्फ बोर्ड के ऊपर या 2D सर्फेसेस के ऊपर या सिर्फ पैराग्राफ से पढ़ के समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मुझे अभी पता नहीं है कि ओ लेवल्स के अंदर ये आया है या नहीं, लेकिन ए लेवल्स में अगर आपने बायो लेनी है तो ये आएगा। जैसे होता है कार्डियक साइकिल, एक चीज़ होती है, आपके जो हार्ट है वो पंप कैसे करता है, उसके अंदर ब्लड का फ्लो क्या होता है, तो उसको अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे ना, सिर्फ डायग्राम से देखेंगे, तो आपके लिए उसको ना विजुलाइज करना, उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप यूट्यूब पर जाएं और कार्डियक साइकिल एनिमेटेड वीडियो लिख दें, या जो भी आपने प्रोसेस समझना है, और उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको एक, आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी एनिमेटेड वीडियोस आ जाती हैं जो आपको प्रॉपर्ली विजुलाइज करा देती हैं कि अच्छा इस तरह काम करता है। और इससे ये होगा कि विजुअलाइजेशन से, उसको देखने से आपको वो चीज़ भी अच्छी याद आ जाएगी। जब आप लिख रहे होंगे तो आपके दिमाग में वो वीडियो याद होगी और आप वो प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। उसके अलावा ये बात है कि जो थ्योरी वाला पेपर होता है ना P2, उसके अंदर मोस्टली ये होता है कि सारे जो चैप्टर्स हैं ना बायोलॉजी के, वो नहीं आते। तो इसकी टिप ये है कि जो इजी चैप्टर्स आपको लगते हैं ना, उनके ऊपर पक्की ग्रिप रखो, क्योंकि वो वाले नंबर तो पक्के करो ना। हो सकता है कि आपके इजी चैप्टर्स में से आ जाएं और मुश्किल चैप्टर एक आधा ना आए। तो मैं जैसे पहले भी बताया था, एक बेसिक टिप यही है कि फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। लोग पता है क्या करते हैं, लोग फंडामेंटल्स उनके बड़े नॉर्मल से होते हैं और वो बस डिटेल में जा ही जाते हैं कि ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी हो सकता है, हालांकि सिलेबस में होती ही नहीं लिखी हुई चीज़, वो भी पढ़ रहे होते हैं। तो मैं सबसे पहले टिप यही दूंगा कि अपनी फंडामेंटल्स जो आपके सिलेबस के अंदर बिल्कुल लिखा हुआ है साफ साफ, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको पक्का करें पहले। और विजुअलाइजेशन से रिलेटेड एक और चीज़ भी ये है कि जो भी कॉन्सेप्ट आप याद करें, जो प्रोसेसेस आप याद करें, उनको एज अ स्टोरी याद करें कि अच्छा पहले ये होता है, फिर वो होता है, फिर वो होता है, एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स कि अच्छा पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, एक स्टोरी टाइप चीज़ बना लें, जिससे ना फिर आपको क्या कहते हैं उसको याद करने में और आसानी हो जाएगी। और मेरी सबसे ज़्यादा मशहूर जो टिप है जो मैं हर सब्जेक्ट में देता हूँ वो है रट्टा शीट बना लो यार। क्या ज़्यादा तुम्हारा रट्टा शीट का बड़ा फ़ायदा होता है। आपने जो रट्टे वाली चीज़ें याद करनी है, जो आपने क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्स याद करने हैं, जो नाम याद करने हैं, उनको एक पेज के ऊपर लिख लो या एक छोटी सी बुकलेट ले लो, उसके ऊपर लिख लो, और जब पेपर देने जा रहे हो उसको पढ़ लेना। तो मैं तो इसी तरह ही रट्टा लगा पाता हूँ, वरना मुझसे रट्टा लगता नहीं है। तो ये बेस्ट टिप है, ये ज़रूर करना। सो दैट वॉज माई बायोलॉजी गाइड। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। होपफुली मेरी बाकी गाइड्स पर भी मैं काम कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आ सकें। मुझे पता है पेपर सर पर आए हुए हैं, तो यही तो मसला है, मेरे पेपर भी सर पर आए हुए हैं, तो दुआ करना मेरे लिए भी यार। तभी तो थोड़ा गाइड्स के बिना थोड़ा इतना फोकस नहीं कर पा रहा। और नीचे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, पूछो मुझे जो क्वेश्चंस पूछने हैं, मैं कोशिश करूँगा सबका जवाब दूँ। कमेंट करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड इंशाल्लाह मीट यू इन द नेक्स्ट वन। ख्याल रखिएगा।